कविता का शीर्षक है काला पानी। मैं काला पानी बोल रहा हूँ अंडमान की धरती से, मेरा अंतर मन घायल है अपने ही वीरों की चीखों से। काल कोठरी के हर ताले को खोल रहा हूँ, अंग्रेजों के काले चिट्टे खोल रहा हूँ अंडमान की धरती से। अपने पुरखों को सुमन समर्पित कर रहा हूँ अंडमान की धरती से, जहाँ यमदूत भी भय खाते थे असह्य पीड़ा के कोड़ों से। तुमको सुननी ही होंगी वह भयंकर यातनाएं काले पानी की, तुमको सुननी ही होंगी कहानी असक्त बलिदानों की, जिनके प्राणों के त्याग पर यह राष्ट्र दिखाई देता है। गोरों के काले कानूनों का जहाँ साम्राज्य दिखाई देता है। नहीं सुनोगे तो क्या जानोगे, नहीं सुनोगे तो क्या जानोगे अनगिनत इंदु भूषण को, उल्लासकर सावरकर और वीर नानी गोपालों को। सुबह से लेकर संध्या तक पसीने से वो लथपथ होते थे, नारियल की भूसी से सर से लेकर पाँव तक सने उनके होते थे। बेड़ियाँ लगी पाँवों से चलकर जब आते थे तो 40-40 पौंड तेल भरी बाल्टियाँ लेकर आते थे। उस पर भी कंधों पर गोरों का बोझ वे उठाते थे। अक्सर हिंदू अत्याचारों को सहता दिख जाता था। तेल छलकने पर उतने ही कोड़ों का पारितोष वह पाता था। तभी एक दिन सुबह दुखद खबर मिली, अपने ही कपड़ों से बटकर रस्सी अपमानों से मृत्यु उसे सुखकर लगी। अब स्वराज के टूटते सपनों संग उनकी आशा भी टूट चली। हर महीने कोई ना कोई सेनानी देशाभिमानी अपमानों की रस्सी से मृत्यु को गले लगाते थे। देखकर ब्रिटिश हुकूमत इनको सिरफिरा पागल बताते थे। वहाँ फांसी, बंदीशाला, बंदीवास, पकड़ धकड़ की कर्ण कटुक चीखें और कोलाहल सुनाई देता था। पेटी अफसर पेटी वार्डर में यमराज दिखाई देता था। कोठरी में बंद करके जब रुई की तरह उन्हें धुनते थे, उनके आर्तनाद के स्वर भारत माता के दिल को छलनी करते थे। 107 के ज्वर में भी विद्युत के झटके औषधि की तरह वो देते थे। आत्मबद्ध फांसी अथवा पागल खाने के पीछे कठोर यातनाओं की पद्धति उत्तरदायी थी। यहाँ भी मुस्लिम तुष्टीकरण की जड़ें दिखाई देती थी। दलिये में मिट्टी का तेल, सब्जी में सांप और कनखजूरे, रोटी अधपकी या अधजली, चावल अधपके या अधजले खाकर जीवन जीते थे। कड़ी धूप और घनघोर बारिश में पंक्ति बनाकर खड़े खड़े ही भोजन करते थे। बारिश से भीगी रोटी और पानी से भरे कटोरे को खड़े खड़े ही पीते थे। जहाँ दिन भर में 1 कटोरा पानी का पीने को मिलता था, जहाँ नहाने के लिए भी उतना ही पानी मिलता था, उस काले पानी के सेवन से चमड़ी तक उधड़ जाती थी। जहाँ कोलू में बैल 16 पाउंड तेल निकालते थे, वहीं कैदी को बैल बनाकर 80 पौंड नारियल का तेल निकलवाते थे। थोड़ा सा भी कम होने पर उन पर जो कोड़े पड़ते थे, कई इंचों तक चमड़ी अंदर तक धंस जाती थी। कोड़ों पर लगे रक्त मांस के टुकड़ों पर गुलामी अपने कर्मों पर ही रोती थी। छलनी उनसे त्वचा ही नहीं, उनकी आत्मा तक हो जाती थी। कष्टों के कारण पागल बनकर फांसी ही मुक्ति नजर आती थी। फिर भी मातृभूमि की मुक्ति हेतु उन कष्टों को कर्तव्य समझकर सहते थे। हमारे अंडमानी जगत में संवाद भी प्रतिबंधित था, लेकिन बिन बोले ही ध्वनि लिपि से स्वदेशी बेतार शुरू हो गया था। बेड़ियों को सलाखों से टकराकर कट कड़क कट से गोपनीय संवाद आरंभ हो गया था। ऐसा लगता था कि इनकी आवाज़ 1-2 कोठरी तक ही पहुंच पाती थी, लेकिन ऐसा दावा था कि इसकी गूंज जर्मनी तक पहुंच जाती थी। इन तार यंत्रों से सामुदायिक योजनाएं भी बनती थी, जिनको इन वीरों पर अभिमान नहीं होगा, जिनसे भारत माता का सम्मान नहीं होगा, जिनको भारत माता अब डायन दिखाई देती है, जिनको वंदे मातरम कहने पर आपत्ति दिखाई देती है, ऐसे गद्दारों को आज़ादी से रहने का अधिकार नहीं होगा, ऐसे अपकारियों को अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं होगा। गहरे संकट से घिरा हुआ आज तुमको देख रहा हूँ, गहरे संकट से घिरा हुआ आज तुमको देख रहा हूँ। इतिहास के दोहराव को रोकने के लिए ही मैं काला पानी बोल रहा हूँ अंडमान की धरती से। मेरा अंतर मन घायल है अपने वीरों की चीज़ों से।
माहौल